नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो शोर है वह मणिपुर की है। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई मुद्दा विपक्ष को भी चाहिए। खास करके विपक्ष ने जब सारे मुद्दे ट्राई कर लिए हैं तब एक मणिपुर का मुद्दा बचा हुआ है, और वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है। खैर, मणिपुर से इतर जो अभी परिदृश्य में दिखाई दे रहा है वो ये है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कैंपेन चलाया जाए। जाहिर सी बात है, इंडिया का गठन हुआ है, गठबंधन के सहयोगी एक मंच पर लगातार पीएम के खिलाफ हमले कर ही रहे हैं, लेकिन तमाम सोशल मीडिया जो मंच हैं उनका भी इस्तेमाल प्रधानमंत्री के खिलाफ एक जो प्रचार है, नकारात्मक प्रचार है, उसको करने की कोशिश की जा रही है। इसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो थी ही, लेकिन अब कांग्रेस भी एकदम साथ साथ चलने की कोशिश कर रही है जी। विपक्ष, खासकर कांग्रेस के इस अभियान का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है क्योंकि चुनाव बिल्कुल पास है? जी, देखिए, ये अगर आप देखेंगे कि आपने जैसा कहा कि कांग्रेस ने एक नेगेटिव कैंपेन चला रखा है, तो अगर आप कांग्रेस का सोशल मीडिया मंच देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, इन सबसे ज़्यादा तस्वीर होती है नरेंद्र मोदी की। अब ये भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का असर है या कुछ और कारण है कि लगातार मोदी बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडलों से ज़्यादा कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडलों पर नज़र आते हैं। आप देखिए कि कांग्रेस ने ये जो एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरीके से नेगेटिव कैंपेन शुरू किया है, ये लगता है कि कांग्रेस ने पिछली गलतियों से सबक नहीं लिया है। आप देखिए कि जब जब कांग्रेस ने नेगेटिव कैंपेन शुरू किया है तब तक उसको मात खानी पड़ी है। हमने देखा था, इससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव था, 2014 का लोकसभा चुनाव, तो नेगेटिव कैंपेन, और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर आप नेगेटिव कैंपेन जब जब आपने चलाया है, गुजरात में पहले कांग्रेस ने मात खाई और अब लगातार दिल्ली में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं देश में, तब वो मात खा रही है दिल्ली की सत्ता की लड़ाई में। एक एंटनी भी कह चुके हैं जी, नेगेटिव कैंपेन। अब आप देखिए कि ये अलग बात है कि आपके लिए सिर्फ एक परिवार ही सब कुछ है। आपके लिए भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वो ज़्यादा वो इज्जत नहीं रखता जब तक कि उस पर कोई गांधी परिवार का व्यक्ति ना बैठा हो। आप देखिए कि आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब फाइलें उनके प्रधानमंत्री कार्यालय से जाती थी 10 जनपद में। ये ऐसा खुलासा संजय बारू ने किया है, उस समय के कई और जो अधिकारी रहे थे उन लोगों ने किया था, और तमाम जो निर्णय थे वो 10 जनपद से होते थे। तब प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई महत्व नहीं रह गया था, क्योंकि हर जो मंत्री है वो अपने आप को प्रधानमंत्री ही समझता था, क्योंकि उसके ऊपर आलाकमान का आशीर्वाद था। तो जिस तरह से रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी, प्रधानमंत्री तत्कालीन विदेश में थे, आपके नेता ने उनका जो विधेयक था वो फाड़कर फेंक दिया। तो प्रधानमंत्री का पद का कितना आप लोग सम्मान करते थे, ये तब दिख गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, और आज जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तब ये दिख रहा है। आप देखिए कि पहले दिन से नरेंद्र मोदी पर हमले होते हैं। पहले उनको बोला गया कि भाई आप तो चाय वाले हो, फिर आप बोला गया आप चौकीदार हो। अब जो कैंपेन चल रहा है, देखिए, आप भले ही विपक्ष में हो, आप चाहे जितने भी विचारधारा के आधार पर मतभेद रखते हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान आपको करना चाहिए। और देखिए, ये भारत के अगर आप लोकतांत्रिक इतिहास को देखेंगे तो ये हमारी संसदीय परंपरा ही नहीं रही है, हमारी राजनीति की परंपरा ही नहीं रही कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने निचले स्तर की बयानबाजी की जाए। आप कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडलों को देखेंगे तो मैं कुछ जिक्र करना चाहूँगा। अब आपने मोदी जी की एक फ़ोटो लगा दी, नीचे लिख दिया सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री। अरे, सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री जो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जिन्होंने एयर स्ट्राइक करवा दी, जिन्होंने एक दुनिया में अमेरिका और इजराइल के बाद भारत को उस स्थिति में ला दिया कि दुश्मन को समझ आ गया है कि अगर आप छेड़ोगे तो वो देश छोड़ेगा नहीं। आपने देखा कि चाइना की हेकड़ी निकाल दी, ये बात अमेरिका भी कह रहा है। इस बात
को देख समझ कर ही अमेरिका ने क्वाड और पता नहीं तमाम जो गुट बनाए हैं उसमें भारत को रखा है कि ये जो देश है इसके पास ये इच्छा शक्ति है कि वो चीन से भिड़ सकता है। आप कह रहे हो कमज़ोर प्रधानमंत्री, आप देखिए एक उनका ट्वीट आया, उसमें देखा मैंने कि वो डेमोक्रेसी का जो फ्यूल टैंक में जब ख़त्म हो जाता है तो वो जो सुई एकदम रेड पे आई थी वैसे आई थी। डेमोक्रेसी का कैसे हमारे ख़त्म हो सकती है? भारत तो लोकतंत्र की जननी है और भारत का जो लोकतंत्र है उसकी दुनिया में दाद दी जाती है। हमारे जो चुनाव की निष्पक्षता पूरे दुनिया में मशहूर है। हमारी जो निर्वाचन आयोग के जो हमारे अधिकारी हैं वो दुनिया भर में चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनकर जाते हैं संयुक्त राष्ट्र के आग्रह पर। तो हमारे चुनाव पर और हमारे जो लोकतंत्र पर है और आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हमारा जो लोकतंत्र है आप देखिए गली गली तक वो मजबूत है। हमारे लोकतंत्र का जो फ्यूल है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये सोच ही गलत है। एक आया उनका ट्वीट की झूठ क्यों बोलते हैं नरेंद्र मोदी, उसमें फोटो वोटो लगा दी उन्होंने और झूठ क्यों बोलते हैं। देखिए अब ये जो झूठ शब्द है ना ये थोड़ा असंसदीय है ना। आपको हमला करना, आप असत्य बोल सकते हैं, आप असत्य क्यों बोल दिया और आप उसके साथ में उदाहरण दीजिए। आपने सीधा प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं, ये एक प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति बैठा है देखिए वो एक संवैधानिक संस्थान है वो जो पद है, तो आप उस पद का सम्मान कीजिए। आप किसी बात से सहमत नहीं है तो तर्क के साथ अपनी बात रखिए, लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं ये थोड़े गलत है। अब यही झूठ पे थोड़ा सा उन्होंने और 2-3 ट्वीट किए हैं कि मेरा झूठ सबसे मजबूत और हैबिचुअल लायर। आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का अभियान चला के, नेगेटिव कैंपेन चला के, और आप देखिए कि एक ट्वीट मैंने देखा उसमें लिख रखा है गुमशुदा की तलाश। अरे भैया गुमशुदा कहाँ से हैं भारत के प्रधानमंत्री? दिन में 4 बार तो भाषण आती है। दिन में 4 बार तो वो टीवी पर होते हैं, कोई ना कोई सम्मेलन को लाइव संबोधित कर रहे होते हैं या उसमें प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर संबोधन कर रहे होते हैं। कभी किसी समाज के वर्ग से मिल रहे होते हैं, कभी किसानों के बीच होते हैं, कभी अन्य वर्गों के बीच होते हैं। तो गायब तो नहीं है, ये तो कोई नहीं मानेगा कि गुमशुदा है। अच्छा, दूसरा एक लगाया उन्होंने कि पार्लियामेंट को म्यूट कर दिया, एक बटन वो दबा रहे हैं कि पार्लियामेंट म्यूट हो जाए। पार्लियामेंट तो आप लोग नहीं चलने दे रहे हैं, सरकार तो पहले दिन से कह रही है, देश देख रहा है और कि सरकार पहले दिन से कह रही है। प्रधानमंत्री जी ने मानसून सत्र के शुभारंभ के समय ही कह दिया कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार है, हर विषय पर चर्चा होगी, हमको ये आपका समर्थन चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। अब आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब वहाँ पर जो अपना बिजनेस की कमेटी की मीटिंग होती है कि आज क्या क्या हमको सदन में चर्चा के लिए रखा जाए या आज की जो हमारी कार्यवाही में क्या रखा जाए, इसके निर्धारण की जो समिति की बैठक होती है उसमें आपने कहा कि मणिपुर पर चर्चा कराई जाए। बात ये तय हो गई थी कि गृह मंत्री जी जवाब देंगे, बाद में आप अड़ गए कि नहीं प्रधानमंत्री के जवाब के बिना हम और कुछ हमको मंजूर नहीं है, तो आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। आपने कहा कि जो पार्लियामेंट है, अब देखिए कि अभी हमने देखा कि प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री जी का एक वो आपने देखा होगा कि वो ड्रोन को उड़ा रहे हैं, वो फोटो लगा के और दिखा दिया गया कि संसद को वो ऐसे ऊपर उड़ा रहे हैं। ये कितना खतरनाक आपने ये आपकी सोच है, ये कितनी गलत सोच है। आप जो संसद है वो भारत के लोकतंत्र का मंदिर है, आपने मंदिर का अपमान किया है, आपने लोकतंत्र के प्रति जो जनास्था है उसका अपमान किया है। तो ये बहुत ही गलत सोच है और मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिव सोच है ना, ये कांग्रेस को फिर से ले डूबने वाली है। क्योंकि अच्छे काम की अगर आप किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो नेगेटिव सोच के साथ नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ जाना चाहिए मैदान में। नेगेटिव सोच का नतीजा नेगेटिव ही रहता है, ये एक सत्य भी है और तथ्य भी है। आपको अगर चुनाव में जीत हासिल करनी है तो आप बताइए कि जब वो कह रहे हैं कि हम अगर हम चर्चा करेंगे, जैसे अब उन्होंने कहा कि वो रिमोट से जब ड्रोन उड़ा रहे थे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर आया भारत मंडपम। बिल्कुल। तो आप बताइए कि आप अखंड भारत मंडपम कैसे बनाएंगे? वो कहते हैं कि हम देश को, जब हमको तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो हम देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे विश्व की, टॉप 3 में। हाँ, टॉप 3 में ले आएंगे। आप बताइए कि हम कैसे दूसरे या पहले पे पहुंचाएंगे? तो जो कंपटीशन है वो इस बात का होना चाहिए कि हम आपसे बेहतर कैसे करके दिखाएंगे।
आप सिर्फ प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। कभी आप स्मृति ईरानी जी, अब ठीक है आप उनके मंत्रालय के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं, आपको शिकायतें हैं तो आप करिए, लेकिन व्यक्तिगत शिकायतें भी हैं अमेठी की वजह से। हाँ, अमेठी की वजह से व्यक्तिगत, सही कहा आपने। और गृह मंत्री जी से आपको सवाल पूछने तो आप कीजिए, लेकिन ये जो कैंपेन चल रहा है ना, ये उस कांग्रेस की छवि खराब कर रहा है और ये भी दर्शा रहा है कि कांग्रेस के पास अपना कुछ बताने के लिए नहीं है। अब आप ये जो दिखा रहे हैं कि हमने राजस्थान में सोशल मीडिया पे खासतौर पे कांग्रेस बार बार ये दिखा रही है कि राजस्थान में 500 रुपये में गैस का चूल्हा जल रहा है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा वैट है और सब राज्यों ने और केंद्र ने उस पर जो एक्साइज ड्यूटी थी घटाई थी, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगा क्यों है? तो ये आपको बताना चाहिए कि एक तरफ आप जनता से लेके ही तो जनता को दे रहे हैं ना, और ये जो फ्री की राजनीति है ना, ये चलती नहीं ज़्यादा। अभी कर्नाटक में आपकी सरकार को 3 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन वहाँ पर अब वहाँ पे शायद डिप्टी सीएम ने कहा है कि विकास के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। 11 विधायकों ने और उनमें एक मंत्री भी थे, उन्होंने पत्र लिखा था कि हमें फंड नहीं मिल रहा है और ग्रांट नहीं मिल रहे हैं जी। तो डिप्टी सीएम ने कहा कि आप इसकी उम्मीद मत करिए, अभी हमें चुनावी वादे, जो फ्री वाले चुनावी वादे थे, उसको पूरा करना है। जी, तो मतलब अब यानी कि ये है कि कर्नाटक की जनता ये मान ले कि हमको जो वो उन्होंने कहा कि 1000 रुपये मिल जाएंगे, या हमको जो बोला है उन्होंने कि फ्री अन्न मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, लेकिन मेरे सामने सड़क नहीं बनेगी, मैं बिजली नहीं आएगी, फ्री हो लेकिन फ्री है लेकिन आएगी नहीं। तो ये हमको ये जो विकास का एक नया मॉडल ये लोग खड़ा करना चाह रहे हैं फ्री वाला, वो हमको देखना होगा कि क्या हमको फ्री वाले विकास मॉडल में जाना है और श्रीलंका जैसी हालत करवानी है, पाकिस्तान जैसी हालत करवानी है, बांग्लादेश जैसी हालत करवानी है, या अफ्रीकी देशों जैसी हालत करानी है, या हमको डेवलपमेंट का वो मॉडल चाहिए जिसमें आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है, और भारत आज दुनिया के जो गरीब देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनकी आवाज़ बन रहा है। दुनिया के जो खासतौर पर विकासशील देश और जो गरीब देश हैं, ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, वो देख रहे हैं भारत की तरफ कि भारत हमारे लिए शायद कुछ कर सकता है या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कुछ करवा सकता है। तो एक तरफ भारत नेतृत्व कर्ता की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ हम दिखाना चाहते हैं कि हम एक जो पहले का एक भारत था जिसमें कि भुखमरी, गरीबी, अब आप देखिए ना कि आंकड़ों पे बात कर लीजिए जरा। आप ये जो लगा रही हैं कांग्रेस, जो नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं, क्या ये बताएंगे कि पिछले 9-10 सालों में भारत में कितने जो गरीबी है वो कम हुई है, या जो भुखमरी है वो कम हुई है? मानव विकास सूचकांक में भारत आगे बढ़ा है। हम ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है उसमें हमारा जो सूचकांक में हमने उसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया है। भारत में निवेश बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ही कि लोग कहते थे कि हम क्यों इन्वेस्ट करें, अब पूछते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें। तो ये जो माहौल में बदलाव आया है, आप इसको, ठीक है, आप ये जो एक शोर मचा रहे हैं, उस शोर में वो सब चीज़ें दबेंगी नहीं। देखिए आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया की सुर्खियों की खबरों की वजह से भी लोग सब चीज़ों से अवगत रहते हैं। पब्लिक को बेवकूफ़ जो समझता है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ मुझे लगता है वो खुद ही है। तो जनता सब जानती है, और ये आप देख भी रही है कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी कथनी और करनी में अंतर है। और जब खाली इंडिया नाम लगा लेने से ही आपको स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे उदाहरण देकर समझाया भी है कि इस सिर्फ नाम बदल लेने से काम नहीं चलने वाला। आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम इंडिया हैं और यूपीए जो है वो छुप गया ताकि यूपीए की जो कारस्तानी थी वो जनता भूल जाए। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय सब चीज़ें, आज आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, कल वो आपकी चीज़ें सामने लाएंगे, तो ये चलता रहता है। लेकिन जो चुनाव है, जिस दिशा में कांग्रेस ले जाने का प्रयास कर रही है, एक नेगेटिव कैंपेन, और ख़ास तौर पर जब राहुल गांधी कहते हैं कि हमने मोहब्बत की दुकान खोली है, तो मोहब्बत की दुकान की जो प्रचार है उसमें इतनी नफरत, तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वो नफ़रत की दुकान है, या वहाँ पर इस तरीके का सिर्फ जो वो मोहब्बत की दुकान है, या फिर वहाँ पर नफ़रत का सामान बिक रहा है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि तमाम सवाल पूछे जाएंगे आने वाले समय में, और भाजपा इन मुद्दों को भुनाती है और अच्छे से भुनाती है, और भाजपा
अगर आप कमज़ोर गेंद देते हैं तो फिर बड़े शॉट्स भी लगाती है। जी। खैर सर, दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और अगर और आपने देखा जैसे शॉट्स की बात कही तो क्रिकेट की बात कही है, तो मुझे लगता है कि अभी अविश्वास प्रस्ताव लाके इन्होंने ऐसी गेंद फेंक दी है कि इस पे नरेंद्र मोदी छक्का जरूर लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि मणिपुर पे तो वो जवाब देंगे ही। शायद जो उन्होंने संसद से बाहर कहा था उसको और विस्तार देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है उनके ऊपर भी वो जवाब देंगे। खैर, अगर दूसरे टॉपिक की हम बात करें तो जिस तरीके से सर अगर देखा जाए तो विपक्षी एकता बनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन इंडिया का जो मंच है उनमें एक अलग राग अलग अलग दलों की ओर से आ रहे हैं। खास करके असमंजस की स्थिति ये भी है कि 1 या 2 तारीख को महाराष्ट्र में शरद पवार नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे और उसमें से और उसमें से इंडिया के नेताओं को ये लग रहा है कि ये संदेश अच्छा नहीं जाएगा। तो क्या इंडिया में अभी भी कई गांठ है जिसको सुलझाया नहीं गया है और आने वाले दिनों में साफ तौर पर उभर कर आएगा? देखिए, ये उभर कर आ भी रहा है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि हम जितना नीतीश कुमार को पहली बैठक जो 14 तारीख की थी शायद पटना में, 18 की थी, मई में 23 जून को पटना में थी। हाँ, 18 को बेंगलुरु में थी। तो जो 23 जून को पटना में बैठक हुई, उससे पहले नीतीश कुमार जितना सक्रिय थे, क्या आज आपको उतना सक्रिय दिख रहे हैं? तो वो चीज़ सबको समझ में आ गई है कि कांग्रेस जो कह रही है कि बहुत हम ठीक है, हम त्याग कर देंगे, प्रधानमंत्री पद हमारे लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ बयान देने के लिए अलग बात है, हकीकत में कुछ और है। जब वो अभी बात सही है कि अभी इन्होंने कहा है कि अभी हमने सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं करी है, लेकिन जो इनकी तरफ से नेता लगाए गए हैं अलग अलग पार्टियों से बात करने के लिए, उन्होंने सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी सुन के हक्की बक्की रह गई है कि ये 15 सीट मांग रहे हैं यूपी में लड़ने के लिए, 2 सीट आप जीत नहीं पाते। आप देखिए कि एक ही सीट आई थी इनकी वहां पर, रायबरेली की सीट, और वहां पर बिहार में भी इन्होंने कुछ ऐसी ही मांग कर दी है कि हमको इतनी सीट चाहिए। तो जी, तो ये जितने दल हैं जब वो सुनेंगे कि ये तो इतनी सीट मांग रहे हैं तो वो वैसे ही खुद पीछे हट जाएंगे। उनके कार्यकर्ता ही वो जब इतना दबाव बनाएंगे नेतृत्व पर, तो वो ये सिर्फ फुटबॉल उस दिन होने वाली है जिस दिन ये सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला चल रहा है जब उनके कार्यकर्ताओं के सामने आ जाएगा। अभी नेता ही बात कर रहे हैं, जिस दिन कार्यकर्ता जान गए या जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो जिस दिन जान गए, हंगामा उस दिन हो जाएगा साफ में। और शरद पवार की राजनीति देखिए हमेशा से, क्योंकि जिस तरीके से शोर होना चाहिए एनसीपी में, फूट का संसद में मुद्दा उठना चाहिए, दुरुपयोग का जो केंद्रीय एजेंसियां उनके दुरुपयोग का मुद्दा उठा, वो सब गायब है सर। शरद पवार कुछ बोल नहीं रहे हैं, अजीत पवार और उनसे मिलने जब चाह रहे हैं वो चले जा रहे हैं सर। जी, और नहीं, शरद पवार आप देखिए ना कि शरद पवार ने वो खुद कह दिया, जब कि मैं एक तरफ उस समय एमवीए के गठन की प्रक्रिया में भी शामिल था, एक तरफ मैं बीजेपी से बात कर रहा था। तो जब वो खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी गठबंधन बना है इसमें संशय जरूर होगा कि पवार साहब यहाँ की बात कहीं लीक तो नहीं कर रहे। और जिस तरीके से उनका जो पॉलिटिकल स्टाइल है अब तक का, उनका जो राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो शरद पवार कब पलटी मार दें, कब क्या वो चाल चल दें। पवार का जो उन्होंने कहा भी था कि क्या फिरकी फेंकता हूँ या ऐसा कुछ, राजनीतिक फिरकी फेंकता हूँ, गुगली। तो पवार की गुगली को समझना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, और उनके संबंध भी हैं और सबसे संबंध भी हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में राजनीति कैसी रहती है। लेकिन एक सवाल सर छोटा सा, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने, राजस्थान में चुनाव होने हैं, देखा जाए तो अमित शाह ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं, जेपी नड्डा ताबड़तोड़ राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। क्या चल रहा है भाजपा के मन में? क्योंकि आप भाजपा को अच्छे से जानते हैं, कवर करते हैं, इसलिए सवाल ये पूछना बनता है। नहीं देखिए, अभी क्या है कि एक दो चीज़ें हैं कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, जैसा राजस्थान में जेपी नड्डा गए हुए हैं और अभी प्रधानमंत्री वहाँ पे रैली करके आए हैं, और मध्य प्रदेश में लगातार जैसे अमित शाह जी को इंदौर जाना है और उससे पहले वो 2 बैठकें चले, तो क्षेत्रवार लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। और जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस ने 2019 के चुनाव से पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जीतकर एक बढ़त बनाई थी, तो वो बढ़त भी हासिल नहीं होने देना चाहती इस बार बीजेपी। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, देखिए राजस्थान का अगर हम हाल के वर्षों का चुनावी इतिहास, लाल डायरी पे हम आने वाले थे। हाँ, तो राजस्थान के चुनावी इतिहास का देख लें तो हम को ये दिखता है कि एक बार कांग्रेस को जनता मौका देती है, एक बार बीजेपी को, तो उस लिहाज से इस बार बारी बीजेपी की है।
मैं आपको 2013 का, यानी कि अभी इससे पिछला जो चुनाव था 2018 का, उससे पहला जब 2013 में जब बीजेपी जीती थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय एक अंडर करंट था और उस समय नरेंद्र मोदी नहीं थे क्योंकि 14 में प्रधानमंत्री बने हुए। तो 2013 में बीजेपी 163 सीटें लेकर आई थी 200 सदस्यीय विधानसभा में। इस बार माना जा रहा है बीजेपी उसको क्रॉस करेगी। हालांकि मैं कुछ एक सर्वे भी आए हैं उनको देख रहा था, तो उसमें शायद वो 125 के आसपास सीटें दी गई हैं। लेकिन राजस्थान में देखिए जो माहौल है, खासतौर पे लेकिन माहौल क्या वसुंधरा राजे के नेतृत्व में नहीं, मुझे लगता है, मैं अभी आता हूं उस पर, मेरे को जो माहौल वहां पर लग रहा है कि देखिए, एक तो क्या है कि जो खासतौर पे हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, चाहे वो कन्हैया लाल की हत्या हो या ऐसे रामनवमी पर हिंसा हो, ऐसे कुछ घटनाएं लगातार हुई जिससे एक माहौल बना है कि इस बार भगवा पार्टी को लेकर आना है। और वैसे भी बारी हम जो देखें तो वो बीजेपी की है। बीजेपी 163 को क्रॉस करती है या उससे थोड़ा पीछे रह जाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी ने वहाँ पर जो जातिगत समीकरण हैं, राजनीतिक समीकरण हैं, उनको साधना शुरू किया है। आपने देखा कि हाल ही में वहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से बनाए गए हैं और जो वसुंधरा राजे हैं उनको वापस एक्टिव किया गया है। लेकिन एक जो मैसेज दिया गया है, बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो अपनी नई टीम घोषित की है, उसमें वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। तो ये एक मैसेज दिया गया कि आपके लिए अब शायद दिल्ली की भूमिका है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रघुवर दास को लाया गया है तो बाबूलाल मरांडी को वहां पे कमान सौंप दी गई है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम देखें कि राजस्थान में भी नेतृत्व कोई और कर रहा है और छत्तीसगढ़ में भी नेतृत्व कोई और कर रहा है। इनको अब केंद्रीय राजनीति में लाया जा रहा है, ऐसा एक संकेत दिया गया है। और खासतौर पर अगर हम देखें, जो आपने लाल डायरी की बात करी, तो देखिए लाल डायरी तो अब आई है लेकिन जनता पहले से लाल है, मुझे लगता है। बहुत सारे इश्यूज हैं राजस्थान में और खासतौर पे जनता लाल तो चलो एक अभी बात की बात हो तो चुनाव परिणाम जब आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो आपस में ही एक दूसरे पर लाल हैं। हमने देखा कि सचिन पायलट हैं, वो ठीक है कि आपने कितने कांग्रेस ने आलाकमान ने प्रयास कर लिए कि दोनों के बीच में मतभेद सुलझ जाएं, लेकिन वो मतभेद बने हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जब टिकटों का वितरण होगा वो मतभेद उभरेंगे। बिल्कुल। और जो वहां पे प्रभारी बनाए कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि राजस्थान को ठीक से समझते नहीं और अपनी बयानबाजी से कांग्रेस के लिए कई बार वो मुश्किलें खड़ी कर देते हैं और ऐसा लगता है कि किसी एक साइड वो खड़े हैं। जी। तो ये कांग्रेस का, देखिए राजस्थान में बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए सत्ता बचा पाना। और जिस तरह से अभी उनके मंत्री ने ही ये बात कह दी कि मैं मणिपुर में आप क्या बात कर रहे हैं, आप यहाँ देखिए, तो जो इस तरीके की जो अपराधों की एक तरह से वहाँ पे लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो वो उससे राज्य सरकार की छवि प्रभावित हुई है। आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में देखिए खासतौर पर पहले भी कुछ समय पहले ये चर्चा चल रही थी कि शायद नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन अब ऐसे आसार लगते नहीं हैं। और अमित शाह जिस तरीके से लगातार बैठकें कर रहे हैं, बंद कमरों में 3.5 4 4 घंटे बैठकें हो रही हैं। शिवराज पे भरोसा नहीं है? देखिए शिवराज पर भरोसा है, लेकिन क्या बोलते हैं, बीजेपी अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहती। पिछली बार भी बीजेपी ने एक तरह से शिवराज पर भरोसा करके चुनाव उनके ऊपर छोड़ दिया था, कम करने की कोशिश। शिवराज पर भरोसा करके छोड़ दिया था चुनाव वहां पर। और लेकिन वहां पर हुआ क्या कि वो कुछ 8-10 सीटों से बीजेपी सत्ता में आने से रह गई। तो बीजेपी इस बार अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहती है। सारा कुछ अपने जो केंद्रीय नेतृत्व है वो खुद भी देख रहा है। और ये एक मैसेज है वहाँ के पार्टी के लोगों के लिए भी कि आप लोग एकजुट होकर रहें। पिछले चुनाव में मैं बहुत करीब से मैं कवर कर रहा था, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, तो मैंने खुद देखा था कि बीजेपी के नेता ही शिवराज सिंह चौहान को निपटाने में लगे हुए थे। वो एक सबक सिखाना चाहते थे और वो सबक मिला भी उनको कि किस तरीके से मुझे पार्टी के नेताओं को साथ लेकर चलना है, उनकी बात भी सुननी है। क्योंकि अब देखिए, अब कोई 15-16 साल मुख्यमंत्री रह जाता तो उसको लगता है कि शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो वो एक सबक, पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता थे ऐसे जो कि सबक सिखाने में लगे हुए थे, खुलेआम सबक सिखाने में लगे थे। हालांकि पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की वो समझ से बाहर है, लेकिन अब और पार्टी भी मुझे लगता है इस बात को जानती है कि कौन कौन सबक सिखाने में शामिल थे। तो ये अब खैर अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहती, एक एक चीज़ को परख रही है, देख रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव भी एक बड़ा कांटे का मुकाबला रहने वाला है।
क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के जो सदस्य पिछली बार जीत कर आए थे उनकी संख्या अच्छी थी। तो मध्य प्रदेश में बहुत कांटे का मुकाबला रहने वाला मुझे लगता है। और जो राजस्थान है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा, छत्तीसगढ़ में भी देखिए एक चीज़ वहाँ पर साफ नज़र आती है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर हम बात करते हैं तो उनके खिलाफ कोई नकारात्मक माहौल नहीं है। जैसे हम बात करते थे डॉक्टर रमन सिंह की, तो डॉक्टर रमन सिंह की छवि, खुद की उनकी छवि अच्छी थी। हम चुनाव में भी जब बात करते हैं लोगों से तो वहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह की अपनी छवि अच्छी थी, लेकिन पार्टी की जो सरकार की छवि थी, वो सरकार क्योंकि लोगों की बात नहीं सुन रही थी या लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, और 15 साल क्योंकि रमन सिंह मुख्यमंत्री रह रहे थे तो कुछ नकारात्मकता हो भी जाती है लोगों के मन में, तो वो एक उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन जैसे रमन सिंह की छवि खराब, खुद की छवि खराब नहीं थी, ऐसी भूपेश बघेल की छवि खराब नहीं है। देखना होगा कि क्या अब जब टिकटों का बंटवारा होता है या उस समय के जो मुद्दे रहते हैं, लेकिन क्योंकि एक चीज़ है कि भूपेश बघेल जो बीजेपी के जो हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो खासतौर पे गाय है, मंदिर है, गोबर है, गौमूत्र है, वो सब की बात करते हैं, सब पर काम कर रहे हैं। वो तो बीजेपी के पास रामायण पथ है, तो ऐसे वो कोई छोड़ नहीं रहे हैं कि जिसको बीजेपी कहे कि हमारे पास ये करने के लिए एक्स्ट्रा है ना। तो वो, लेकिन अब वो अपने वादे कितने पूरे कर पाए हैं, उस समय चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, और जो टिकटों का बंटवारा है या उस समय राजनीतिक माहौल क्या होगा, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो छत्तीसगढ़ में भी कांटे का मुकाबला मुझे लगता है राजस्थान को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच अच्छा मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति और खास करके इन चुनावी राज्यों की राजनीति कैसी रहती है। लेकिन इतना तो तय है कि 2024 चुनाव से पहले कुछ न कुछ होता रहेगा और हम आपको लगातार बताते भी रहेंगे। आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।